गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th क्लास केमिस्ट्री में आज अपने टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर्स को ही आगे डिस्कस कर रहे हैं हम। कल हमने किया था जर्नल्स अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर्स एंड रिलेटेड टू टर्म्स ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन्स। देखो हम आज बात कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। कल हमने यहाँ तक स्टडी किया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। Osmotic pressure is denoted by pi and it is the just minimum excess pressure required to stop osmosis. And अगर हम बात करें osmotic pressure की तो ये क्या है अपना, किसी भी अगर हमने टू सॉल्यूशंस को या सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस को मान लो हम कंसीडर करें, ये अपना प्योर सॉल्वेंट है और ये हमने सॉल्यूशन ले लिया है और ये जो हम कंसीडर कर रहे हैं यानी सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। यहां हम इतना प्रेशर अप्लाई करें, दैट इज हम कहें कि पी एक्सटर्नल प्रेशर। यहां से हम अप्लाई कर रहे हैं कि यहां से जो सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा था थ्रू सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, हम मान लें कि सॉल्वेंट अपने वाटर मॉलिक्यूल माना है। अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशंस में मूवमेंट हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए मिनिमम कितना एक्सटर्नल प्रेशर लगाए हम, इस मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर required to stop osmosis and that minimum external pressure is known as osmotic pressures। देखो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है ऑस्मोसिस क्या है, एक प्रोसेस है और ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए मिनिमम कितना एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन अप्लाई करें सॉल्यूशन साइड में, दैट आर जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस। That minimum external pressure is known as osmotic pressure। अब osmotic pressure से रिलेटेड अगर हम बात करें, हमने इसी के अंदर डेरिवेशन ड्रा करना है। देखो हमने सिंपल अगर ये बात करें, एक्सप्लेन relation of osmotic pressure with molar mass। कई बार हमसे पूछ लिया जाता है कि how can you derive the molar mass by using the osmotic pressure properties। osmotic pressures को यूज करके हम मोलर मास या किसी सब्सटेंस का मोलिकुलर मास कैसे ड्राइव करेंगे। जैसे कल हमने osmotic pressures में पढ़ा था, हम राइट करेंगे कि we know that, जैसे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ड्राइव किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CRT। C अपनी यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और कंसंट्रेशन को क्या राइट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन गिवन V वॉल्यूम लीटर ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर। ये क्या है आपके मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट V लीटर ऑफ सॉल्यूशंस के अंदर है, तो वो अपनी C क्या है, कंसंट्रेशन। R हमें पता है क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और T क्या है हमारा, गिवन टेम्परेचर्स। अगर हम बात करें एट गिवन या कहीं की कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो हम क्या कह सकते हैं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, और C की वैल्यू अगर पुटअप करें तो हम कह सकते हैं कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, किसके लिए, फॉर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर हम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट।
तो हम क्या राइट कर सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के केस में अगर यहाँ हम अपनी प्रॉपर्टी राइट अप करें कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे राइट कर सकते हैं हम, WB MB, नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करें, हमारे पास R और T है। अगर इस फर्स्ट इक्वेशन में, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट, हम क्या करें, पुट वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो ये हमारे पास C n/V है, n की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो अपनी C क्या होगी, WB/MB इंटू 1/V, और ये वॉल्यूम हम किस में ले रहे हैं, लीटर में। अगर फर्स्ट इक्वेशन में C की वैल्यू हम पुट अप कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, अभी देखो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू क्या आ गया, C की जगह पुट अप कर देते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू क्या हो जाएगा, RT/V, और ये हमारे पास जो डेरिवेशन आ गया है ऑस्मोटिक प्रेशर्स बाय यूजिंग वेट ऑफ सॉल्यूट, और इसी को अगर रीअरेंज कर दें तो अपने पास एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पे कि मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैन बी इजीली कैलकुलेट बाय यूजिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपने पास हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर into RT upon volume of solutions, and that formulas are used to calculate the molar mass of solute या molar mass of any unknown solute। देखो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, हमसे पूछे कि रिलेशन बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर और मोलर मास, ये मोलर मास किसकी बात कर रहे हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन सॉल्यूशंस। तो हमें पता है कि जैसे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर्स को ड्राइव किया था कल डेंसिटी से, हाइट कितनी राइज अप की, ग्रेविटी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से भी। तो हमारे पास इक्वेशन आई थी पाई इज इक्वल टू CRT। C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। कंसंट्रेशन में हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ मोलरिटी की बात कर रहे हैं, और मोलरिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी वॉल्यूम हमने लीटर में लेना है। R यहाँ क्या है, गैस कांस्टेंट, या कहीं यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू इक्वल टू गैस कांस्टेंट। तो हम सिंपल R क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, T क्या है, टेम्परेचर्स, क्योंकि हमें पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर्स, गैसेस लॉ में हमने पढ़ा है, तो हमने ये इक्वेशन पीछे ड्राइव की थी। फिर भी हम जब ये डेरिवेशंस या रिलेशन हमने ड्रा करना और राइट करेंगे कि पाई इज इक्वल टू CRT, जिसमें C आपकी कंसंट्रेशन मोलरिटी है, R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट के बराबर है, T क्या है, टेम्परेचर है, किस कंडीशन में आप प्रेशर नोट डाउन कर रहे हैं वो टेम्परेचर हम यहाँ कंसीडर करते हैं। फिर हमें पता है अगर गिवन टेम्परेचर पे कहें तो कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनलिटी है नंबर ऑफ मोल के। नंबर ऑफ मोल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हम यह राइट करें W2 ग्राम, या हम कहें कि WB ग्राम ऑफ सॉल्यूट हैविंग मोलर मास MB used to make V liter of solution। अगर हम ये लेट कंसीडर कर लें कि हमारे पास WB ग्राम ऑफ सॉल्यूट है जिसका मोलर मास MB है और V लीटर ऑफ सॉल्यूशन हमने बनाया है, तो हम ये मान लो हमने B माना है, तो यहाँ हम B कंसीडर कर लेते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट हमने WB माना है, मोलर मास MB है। तो हम ये क्या करेंगे, हमारे पास देखो जो भी कंसीडर हम करें, हम भी मान सकते हैं 1 2 2 हमारी मर्जी है, हम भी, और ये अपना वेट अगर WB माना है तो हम यहाँ B कंसीडर कर देते हैं। तो अपने पास रीअरेंज करके इस C की वैल्यू, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन V लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास और वॉल्यूम की वैल्यू हमने कंसंट्रेशन यानी C की जगह फर्स्ट इक्वेशन में पुटअप कर दिए।
अब इसी को हमें चाहिए क्या, मोलर मास। मोलर मास को हम रीअरेंज करके कैलकुलेट कर लेंगे। अपने पास रिलेशन क्या आ गया, मोलर मास विद ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर गिवन टेम्परेचर पे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट बाय यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो हम ऑस्मोटिक प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी को हम यूज करके देखो कुछ न्यूमेरिकल सोल्व आउट करके देखते हैं। जैसे हमें सोल्व आउट करना है, मानो हमारे पास क्वेश्चन है, हमें प्रोवाइड है फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशंस। ये कहे हमें फाइंड आउट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, किसका कैलकुलेट करना है, लेट हमें दिया गया है 5% यूरिया सॉल्यूशंस। क्या दिया गया है, ऑफ 5% यूरिया सॉल्यूशंस। देखो हमें टेम्परेचर या तो मेंशन होगा, नहीं रूम टेम्परेचर कंसीडर करते हैं। अगर हमें दे रखा है कि 5% यूरिया सॉल्यूशंस एट 273 केल्विन, हमें कहे कि फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, किसका निकालना है, 5% यूरिया सॉल्यूशन एट 273 केल्विन। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। अब यहाँ हमें सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें गिवन क्या है और क्या कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखते हैं कि अगर इसको सोल्व आउट करना है तो सबसे पहले देखेंगे कि हमें निकालना क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। गिवन क्या है हमें, 5% यूरिया सॉल्यूशंस। अब 5% का मीनिंग क्या है ये पता होना चाहिए। 5% का मीनिंग क्या है, हमारे पास 5 ग्राम यूरिया इन 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशंस। अब देखो जैसे हमने ड्राइव किया है, वॉल्यूम हमें किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, तो हम इस 100 सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट करेंगे, लीटर में। तो सबसे पहला काम अपना ये है कि हमें देखो 5 ग्राम ऑफ यूरिया से हमें क्या मिल गया, यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट मिल गया है 5 ग्राम। हमें गिवन क्या है, यूरिया। यूरिया का हम मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO इसके हर एटम के मास को सम अप करके निकालेंगे तो अपने पास आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। ओके, अब हमें वॉल्यूम गिवन है कितना, 100 सेंटीमीटर क्यूब। हमें वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में। तो हमें पता है देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो इसको अगर यहाँ पुटअप करें तो अपने पास वॉल्यूम कितना आ गया, 0.1 लीटर। ओके, अब हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है अपने पास, पाई इज इक्वल टू CRT। सी के लिए हमें वेट ऑफ सॉल्यूट एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया। आर गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर यहाँ गिवन है और टेम्परेचर कितना गिवन है, यहाँ 273 केल्विन। अब आर की वैल्यू हमें पुट करनी है। देखो कंडीशंस हमें नहीं मेंशन है, अगर यहाँ टेम्परेचर के साथ अगर प्रेशर्स की वैल्यू हमें मेंशन हो या आर की वैल्यू गिवन है तो वही पुटअप करनी है। हम यहाँ एटमॉस्फेयर में कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ आर की वैल्यू पुटअप कर लेते हैं 0.0821। हम जिसमें आर की वैल्यू टर्म में पुट करेंगे उसी में हमें क्या मिल जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू मिल जाएगी। आर की वैल्यू लेट हम पुट कर लेते हैं 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन में। अब अगर हम ये सारे डाटा यहाँ पुटअप करें तो अपने पास देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या फॉर्मूला है, W2/M2 इनटू क्या है हमारे पास, देखो RT अपॉन क्या पुटअप करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर सारे डाटा हम यहाँ पुटअप कर दे, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट हमें कितना गिवन है, 5 ग्राम। ओके, मोलर मास कितना है अपने पास, 60। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.0821 और टेम्परेचर कितना गिवन है हमारे पास, 273 केल्विन।
अब अगर वॉल्यूम देखें तो हमने कितना कैलकुलेट किया है 0.1 लीटर। देखो वेट ऑफ सॉल्यूट हमें गिवन है, यानी 5% यूरिया सॉल्यूशन से कैलकुलेट कर लिया हमने। मोलर मास यूरिया के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया 60। आर क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट आर इक्वल टू गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर यहाँ गिवन है 273 केल्विन। वॉल्यूम हमें 100 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैलकुलेट कन्वर्ट करके निकाल लिया 0.1 लीटर। अगर इसको हम सोल आउट करेंगे तो हमें यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कितना मिल जाएगा? देखो डेसिमल्स को कैंसिल आउट करके, और अगर हम सोल आउट करेंगे तो हमें यहाँ अपना ऑस्मोटिक प्रेशर मिल जाएगा 18.68 एटमॉस्फेयर। देखो ये हमने कैलकुलेट कर लिया है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशंस, किसका? 5% यूरिया सॉल्यूशंस। ऐसे सॉल्यूशंस में हमने पहले इस परसेंटेज को किसमें लेके आना है? मोलरिटी की टर्म में, मोल पर लीटर में। और 5% यूरिया का मीनिंग क्या है? 5 ग्राम इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशंस। तो वॉल्यूम को तो हम लीटर में लेके आएंगे, ग्राम से क्या निकालेंगे? मोल्स। और फॉर्मूले में पुटअप करके हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर्स। देखो नेक्स्ट वन सोल्व करके देखते हैं किन्हीं के ऊपर। देखो एक न्यूमेरिकल रोल ले लेते हैं हम। हमें निकालना है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट करनी है हमें। देखो हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लिया, कंसंट्रेशन भी पूछ सकते हैं कि फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ, किसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है हमने? शुगर सॉल्यूशंस। फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन। हमें कौन सा सुक्रोज? एक्वस सॉल्यूशन गिवन है, दैट मींस सॉल्वेंट इज वाटर। फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज एक्वस सॉल्यूशंस हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर। यहां हमें ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया है हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो यहां हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना था, और यहाँ हमें कहे कि आपने कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन निकालनी है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमें गिवन है 2.46 एटमॉस्फेयर। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेम्परेचर यहाँ दे दे तो वही पुट करेंगे, नहीं, रूम टेम्परेचर। ये कह रहा है कि फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर 2.46 एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन टेम्परेचर। देखो 300 केल्विन टेम्परेचर पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? भी कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है? हमें ऑस्मोटिक प्रेशर है। जब भी किसी सॉल्यूशन को सोल आउट करेंगे, सबसे पहले देखो हमें फाइंड आउट क्या करना है? सी कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब किसकी करनी है? सुक्रोज की। अब सुक्रोज की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो हमें पता है कंसंट्रेशन क्या होती है? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन गिवन डाटा से देखो हम देखते हैं कि हमें ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है यहाँ 2.46, ओके इतना ही गिवन आपका, और टेम्परेचर यहाँ गिवन है 300 एटमॉस्फेयर। अब सीधी कंसंट्रेशन इसने पूछी है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। देखो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला था पाई इज इक्वल टू सी आर टी। हमें सी कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा? पाई अपॉन आर टी। अब आर क्या है आपका? देखो यहाँ एटमॉस्फेयर में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू गिवन है, तो एटमॉस्फेयर में किसकी वैल्यू पुट करेंगे हम? आर की। तो हम यहाँ पुटअप कर देते हैं। देखो अगर इन फॉर्मूले को यूज करें तो C अपनी किसके बराबर हो जाएगी? पाई की वैल्यू कितनी होगी? 2.46। डिवाइड करेंगे, R की वैल्यू एटमॉस्फेयर में पुट करनी है, कितनी आपकी? 0.0821 एटमॉस्फेयर पर मोल पर लीटर। अब इसी के केस में क्या हो जाएगी आपकी? टेम्परेचर यहाँ कितना गिवन है? 300 केल्विन। देखो टेम्परेचर को किस में लिखते हैं? केल्विन में। 300 केल्विन है, तो इसको सोल आउट करेंगे अभी हम।
तो अपने पास वैल्यू सोल्व आउट करने से हमें कितनी मिल जाएगी, अप्रोक्स 0.1 मोलर। देखो इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 8 3 जा 24, अप्रोक्स कितना आ जाएगा आपका 0.1 मोलर आ जाएगा। और मोलर का मीनिंग पता है हमें क्या होता है, मोल पर लीटर। और अगर इस मोल को हम, जैसे हमें पता है कि ये टर्म किसके बराबर है, मोल के बराबर है, और मोल से अगर वेट निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि इसका मीनिंग क्या हुआ अभी हमारे पास, या तो अपनी कंसंट्रेशन देखो ये आ गई है 0.1 मोलर, लेकिन अप्रोक्स अगर हम अमाउंट की टर्म में लिखें तो इसका आंसर ऐसे भी दे सकते हैं कि 0.1 मोल्स सुक्रोज इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब 0.1 मोल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम में, क्योंकि मोल्स की वैल्यू क्या है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, और हमें वेट निकालना है तो n इंटू मोलर मास। अब n की वैल्यू आपकी कितनी है 0.1, और मोलर मास ऑफ सुक्रोज कितना है 342, दैट मीन्स अपना कितना आ गया ये 34.2 ग्राम। तो इसके हम आंसर ये भी मेंशन कर सकते हैं कि 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है, और अगर ग्राम में लिखें तो इसको यूज करके हम ये भी कह सकते हैं कि अपनी कंसंट्रेशन कितनी आ गई अभी सॉल्यूशंस की 34.2 ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। हम ग्राम पर लीटर में भी आंसर दे सकते हैं या 0.1 मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर ली। देखो यहां हमसे पूछा गया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो, कंसंट्रेशन परसेंटेज में गिवन थी, ये भी हो सकता है कि कंसंट्रेशन निकालो। कंसंट्रेशन निकालने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है हमारे पास, टेम्परेचर हमारे पास फॉर्मूला है पाई इज इक्वल टू CRT। हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर, आर हमें पता है क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में गिवन है तो आर की वैल्यू हम किसमें पुट कर देंगे, एटमॉस्फेयर में, दैट इज 0.0821, और इसको सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास आ गया 0.1 मोलर। अगर मोलर को आप ग्राम की टर्म में लेना चाहें तो मोलर का मीनिंग क्या है, 0.1 मोल सुक्रोज इन 1 लीटर। मोल्स को हमने ग्राम में कैलकुलेट कर लिया क्योंकि वेट क्या हो जाएगा, मोल्स इनटू मोलर मास। मोलर मास ऑफ सुक्रोज कितना है 342 ग्राम पर मोल, और इसको अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो अपने पास कितनी ग्राम सुक्रोज आ गई है 34.2 ग्राम। तो हम ग्राम की टर्म में भी कंसंट्रेशन राइट कर सकते हैं कि जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 2.46 है उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 34.2 ग्राम सुक्रोज इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। ओके, देखो नेक्स्ट वन और सोल्व आउट करते हैं। कई बार दो सॉल्यूशंस को कंपेयर करवा लेते हैं हमसे, जैसे कल हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़े थे अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, उसको भी मैचअप करके हमसे न्यूमेरिकल सोल्व करवा लेते हैं। देखो हमें न्यूमेरिकल लेट्स ऐसे गिवन हो, जैसे हमने कैलकुलेट करना हो कि कोई भी दो सॉल्यूशन दे दे और उससे हमें मोलर मास भी पूछ सकते हैं। जैसे मैं कहे कि 4% सुक्रोज सॉल्यूशंस, 4% सुक्रोज सॉल्यूशन, क्या कह रहा है मैं, 4% सुक्रोज सॉल्यूशन आइसोटोनिक विथ 3% solution of unknown solute। देखो में क्या गिवन है कि 4% सुक्रोज सॉल्यूशंस आइसोटोनिक है विथ 3% सॉल्यूशन ऑफ अननोन सॉल्यूट, और उस अननोन सॉल्यूट का हमें मोलर मास फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। हमसे कह रहे हैं कि फाइंड आउट molecular mass of unknown solute। देखो जैसे हमने कल पढ़ा था, सबसे पहले हमें आइसोटोनिक का मीनिंग होना चाहिए कि आइसोटोनिक क्या होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम कंसंट्रेशन, two solutions having
सेम कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन सेम है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, आइसोटोनिक्स। अब देखो इनको सोल्व आउट करते हैं। हमें 4% सुक्रोज है और एक 3% अननोन सॉल्यूशन गिवन है। अब सबसे पहले इस फर्स्ट कंडीशन को देखते हैं। हम देखो हमें गिवन है 4% सुक्रोज सॉल्यूशंस। अब 4% सुक्रोज सॉल्यूशंस का मीनिंग क्या है, 4 ग्राम सुक्रोज इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशंस। अब हमें कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्लेन करना हो तो हम किस में लेके आएंगे, मोल पर लीटर में। अगर हम लीटर की बात करें तो हमें देखो अभी पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है। तो अगर इसको 1000 में करेंगे तो 100 में 4 ग्राम है, 1000 में कितना हो जाएगा, 40 ग्राम। तो इस टर्म में अगर हम ये राइट अप कर दें 40 ग्राम सुक्रोज इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, ये भी राइट अप कर सकते हैं। देखो 4% का मीनिंग है 4 ग्राम इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशंस। 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर है। अगर 100 में 4 है तो आपका 1000 में कितना हो जाएगा, 40। अब हम इसकी कंसंट्रेशन अगर मोलरिटी की टर्म में निकालें तो हम इसको मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी अपना क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सुक्रोज निकालें अगर हम तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सुक्रोज अपॉन मोलर मास दैट इज 342 ग्राम पर मोल। अब किसके अंदर बात कर रहे हैं, मोल्स ये पर लीटर के अंदर, तो इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। अभी कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज मिल गई हमें, कितनी आ गई है, 40/342 क्या हो गए, मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। ये देखो हमें एक टर्म कैलकुलेट कर लिया है यहाँ। अब सेकंड कंडीशन हमें गिवन है 3% अननोन सॉल्यूशन है। अब 3% अननोन सॉल्यूशंस को भी सोल्व आउट कर लेते हैं कंसंट्रेशन की टर्म में। देखो यहाँ हमें गिवन है 3% अननोन सॉल्यूशन, तो जैसे 4% को सोल्व आउट किया हमने ऐसे 3% को सोल्व आउट कर लेंगे। यानी हमें क्या गिवन है, 3% अननोन सोल्यूट सॉल्यूशन है हमारे पास। हम मान लेते हैं लेट हम भी मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हमने मान लिया कि m क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट है जो आपको अननोन गिवन है। अब इसको अगर सोल्व आउट करें 3% सॉल्यूशंस मींस क्या होगा, 3 ग्राम सोल्यूट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशंस। अब 100 सेंटीमीटर क्यूब को हमने लीटर में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने 4% को कैलकुलेट कन्वर्ट किया था तो हम ये भी लिख सकते हैं। देखो ये 100 में 3 ग्राम है तो हम ये लिख सकते हैं कि 1000 में कितना होगा, 30 ग्राम सोल्यूट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशंस। हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। अगर इसको यूज करके हम यहाँ मोल्स कैलकुलेट करें भी, यानी अगर हम कैलकुलेट करें मोल्स ऑफ अननोन सॉल्यूट तो देखो गिवन वेट अपने पास कितना आ गया है, 30। मोलर मास लेट हमने मान लिया कि इसका मोलर मास m है। अब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूट सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी, 30/m मोल्स पर लीटर। देखो यही हमें चाहिए था क्योंकि हमें गिवन डाटा में क्या प्रोवाइड है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। एक आपका 4% है, एक आपका कितना है 3%। हमने 4% की कंसंट्रेशन निकाल ली 3% की, फिर हमसे कह रहा है कि आइसोटोनिक है तो हम क्या करें, दोनों की कंसंट्रेशन को इक्वल पुट कर देते हैं। देखो हमें पता है 4
आइसोटोनिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ सॉल्यूशन आर इक्वल, तो हम पुट कर सकते हैं 40/342 इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/342 एंड 30 अब रीअरेंज करके इजीली क्या निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बस थोड़ा सा हमें ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, 4% और 3% को हम कंसंट्रेशन मोलरिटी की टर्म में ले आए। जैसे ही दोनों की कंसंट्रेशन हमने कैलकुलेट की, गिवन डाटा आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक का हमें पता है कि 2 सॉल्यूशंस हैविंग द सेम कंसंट्रेशंस, और इसको रीअरेंज करके हम क्या निकाल सकते हैं मोलर मास। और अपना मोलर मास देखो रीअरेंज करेंगे, हमें लेफ्ट में ले आएंगे, बाकी सारे डाटा कहाँ ले जाएंगे राइट में। तो इसको रीअरेंज करके अगर हम सोल्व आउट करें तो मोलर मास कितना आ जाएगा, देखो इसको सोल्व आउट करेंगे अप्रोक्स 256.6 के करीब आ जाएगा, 256.5 ग्राम पर मोल। ये में क्या मिल गया है मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। देखो किसी भी गिवन कंसंट्रेशन से, इसलिए हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा था आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। तो ये आइसोटोनिक का मीनिंग है सॉल्यूशन ऑफ सेम कंसंट्रेशन। यहाँ दे दिया हमें 4% और 3%, परसेंटेज में दे रखा है, दोनों को हम मोलरिटी की टर्म में ले आए हैं, मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। दोनों को इक्वल पुट करेंगे, हमारे पास अननोन टर्म एक ही रह गया, मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। रीअरेंज करके हम कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 256.5 ग्राम पर मोल्स। तो हम ऐसे क्या निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ एनी अननोन सॉल्यूट। इसी तरह से देखो एक और न्यूमेरिकल सोल्व आउट करते हैं। जैसे अपना क्वेश्चन रहेगा, जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है 10 ग्राम, देखो किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रोटीन्स का या किसी भी गिवन सब्सटेंस का हमसे कैलकुलेट करवा सकते हैं। जैसे कहे कि हमसे 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस यूज्ड टू मेक 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशंस, कि 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस यूज किया टू मेक 250 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब, कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशंस दैट हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर, हमें दिया है दैट हैव ऑस्मोटिक प्रेशर, हमें गिवन है, लेट मान लेते हैं हमें 8 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो अभी हमें किसमें दे दिया है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके बराबर है पास्कल के बराबर। अब इसी के अंदर हमें कैलकुलेट करना है, किसके ऊपर है ये एट 298 केल्विन टेम्परेचर, किस पे है 298, या हम मान ले थोड़ा कम 288 केल्विन मान लेते हैं। अब हमसे कहे कि फाइंड आउट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। देखो न्यूमेरिकल्स को ध्यान से पढ़ के हमें गिवन टर्म लेना है। जैसे ही इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमें क्या प्रोवाइड है, यहाँ 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है हमें, ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या है, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 10 ग्राम है, हमें मोलर मास यहाँ कैलकुलेट करना है, हमें क्या प्रोवाइड है इसके साथ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, और ये दे रखा है 250 सेंटीमीटर क्यूब। बस ये ध्यान रखा हमें वॉल्यूम किस में पुट करना है, लीटर में पुट करना है। तो हम इसको लीटर में सोल्व आउट कर लेते हैं। नहीं, यहाँ हमें मीटर में दे रखा है तो इसको हम मीटर क्यूब में लेके आएंगे पहले, या तो इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करो। लेकिन अगर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है, यानी या तो हम इसको लीटर में लेके आएंगे तो अपना ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर या किस में लेके आए बार में। नहीं, अगर ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर के अंदर है तो हमें इसको भी मीटर क्यूब में लेके आएंगे। जब भी कैलकुलेशन करें यूनिट इक्वल होनी चाहिए। तो या तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, देखो 250 सेंटीमीटर क्यूब है
सेंटीमीटर क्यूब को हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो अपने पास क्या डाटा हो जाएगा 250 इंटू क्या करें सेंटीमीटर क्यूब का हमने मीटर क्यूब बनाना है। सेंटीमीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा आपका क्यूब बनाएंगे तो 10⁻⁻6 हमने किस में कन्वर्ट कर दिया ये मीटर क्यूब में। अगर इसको सोल्व आउट करें साइंटिफिक नोटेशन लिखें जो आपके 1 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाएंगे तो अपने पास आ जाएगा ये 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब। देखो ये ध्यान रखना है ये वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया मीटर क्यूब में क्योंकि यहाँ किस में दे रखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है। अब हम अगर मीटर में इसको पुट कर रहे हैं तो हमें आर की वैल्यू भी किस में पुट करेंगे एनर्जी की टर्म में 8.314 किस में हो जाएगी आपकी ये जूल पर केल्विन पर मोल के अंदर पुट करेंगे हम। अब इसी को अगर हम देखो सोल्व आउट करें हमारे पास वेट हो गया है वॉल्यूम हो गया है आर आ गया है टेम्परेचर भी गिवन है यहाँ टेम्परेचर कितना है 288 केल्विन। अब इजिली हम M2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला था देखो अपने पास अगर M2 की वैल्यू निकालनी है तो वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू क्या हो जाएगा RT अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो इसमें अगर हम सारी वैल्यू पुट आउट करें तो अपने पास क्या डाटा आ जाएंगे देखो फॉर्मूले में गिवन डाटा हमारे पास सारे हैं। मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट हमें कितना गिवन है यहाँ उसको पुट अप कर देते हैं 10 ग्राम यानी मोलर मास हमें निकालना है 10 हमने किसका पुट कर दिया अभी वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट के बाद हमें किसकी वैल्यू पुट करनी है आर की वैल्यू पुट करें 8.314 टेम्परेचर कितना गिवन है 288 तो हम वो पुट कर देते हैं 288। ओके देखो अभी ऑस्मोटिक प्रेशर हमें गिवन है 8 इंटू 10⁵ हम वो पुट कर देते हैं 8 इंटू 10⁵। ओके अब वॉल्यूम पुट करना है उसको भी हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया था और वो कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब्स। अब इसको हम सोल्व आउट करेंगे तो हमें मोलर मास की वैल्यू मिल जाएगी और सोल्व आउट करने से हमें मोलर मास अप्रोक्स यहाँ मिल जाएगा। अगर कैंसिल आउट करके लिखेंगे तो हमारे अप्रोक्स आ जाएगा 119.7 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। देखो एक बार दोबारा से देख लेते हैं हमें यहाँ गिवन था कि अगर 10 ग्राम कोई भी अननोन सब्सटेंस यूज किया 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन बनाने के लिए जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 8 इंटू 10⁵। अब यहाँ चेंज कर दिया इसने प्रेशर किस में दिया न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर में। अब हमें ये ध्यान रखना है या तो हम इसको कन्वर्ट करें एटमॉस्फेयर या बार के अंदर या अपना जो ये सेंटीमीटर क्यूब को लीटर की बजाय मीटर क्यूब में ले लेते हैं और इन दोनों डाटा को चेंज करके गिवन जैसे बाकी पीछे न्यूमेरिकल सोल्व किए थे हमने वेट हमें गिवन है हम वॉल्यूम को यहाँ कन्वर्ट कर दिया मीटर क्यूब में। आर की वैल्यू भी हमें इसी एनर्जी की टर्म में पुट कर दी 8.314 टेम्परेचर 288 केल्विन में ही गिवन था। हमारे पास फॉर्मूला था मोलर मास निकालने के लिए वेट अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू आरटी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर के अनुसार वॉल्यूम मीटर क्यूब में पुट करें और जैसे हमने डाटा पुटअप किए हमारे पास मोलर मास कितना आ गया है 119.7 ग्राम पर मोल अप्रोक्स। देखो एक और छोटा सा न्यूमेरिकल सोल्व और कर लेते हैं लेकिन ये ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम यूनिट का ध्यान रखेंगे। यूनिट को आपने इक्वल यूनिट में लेके आना है जितने भी आपको गिवन डाटा है। लेट हमें गिवन है कोई भी ये कह दे कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशंस
प्रोटीन सॉल्यूशन बनाया है आपने, प्रोटीन का अमाउंट दे दे ऑस्मोटिक प्रेशर और हमें मोलर मास पूछ सकता है, तो कैसे निकालेंगे? देखो हमें गिवन है, इफ ये कह दे हमें 1.2, कुछ अप्रोक्स डाटा दे देते हैं, 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन यूज्ड टू मेक, और हमें सॉल्यूशन बनाना है मान लो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, ये कहे कि 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन यूज्ड टू मेक 200 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट हमें कह दे दैट हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट हैव ऑस्मोटिक प्रेशर, लेट हमें गिवन है ये ऑस्मोटिक प्रेशर 2.57, अब बार में ले लेते हैं एक बार, हमें दे दिया 2.57 इंटू 10⁻³ बार। किसके ऊपर है ये? मान लेते हैं लेट एट 300 केल्विन टेम्परेचर। अब हमसे कहे कि फाइंड मोलर मास ऑफ प्रोटीन। अब इस प्रोटीन का मोलर मास फाइंड आउट करो। अगर 1.26 ग्राम प्रोटीन से 200 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाया जिसका प्रेशर 2.57 10⁻³ बार, अब हमें उस प्रोटीन का मोलर मास कैलकुलेट करना है। अब बस ध्यान ये रखना है, ये बार में है तो इसको हम इजीली लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, बाकी गिवन डाटा यूं के यूं पुट कर लेंगे। देखो अगर इसको सोल्व आउट करें, हमें वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है 1.26 ग्राम। ओके, यहाँ हमें मोलर मास प्रोटीन का कैलकुलेट करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर हमें गिवन है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। टेम्परेचर भी हमें गिवन है 300 केल्विन। यहाँ अभी वॉल्यूम कितना दे रखा है हमें 200 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? लीटर के अंदर। हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है? 1 लीटर के बराबर, तो अपने पास आ जाएगा अप्रोक्स 0.2 लीटर। ये अब नेक्स्ट वन देखो, ये बार में दे रखा है तो आर की वैल्यू भी किससे पुट करेंगे हम? बार में, इसलिए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.083। अब ये वैल्यू अगर हम पुटअप कर दें अपने डाटा में तो अपने पास क्या आ जाएगा? मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन ऑस्मोटिक प्रेशर RT अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास? 1.26। R की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 0.083। टेम्परेचर कितना है हमें? 300 केल्विन गिवन है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा है? देखो हमें 2.57 इंटू 10⁻³ ओके, वॉल्यूम को हमने लीटर में कन्वर्ट कर लिया और कितना हो गया आपका? ये 0.2 लीटर। अब इसको अगर सोल्व आउट करें हम तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो इस पूरे को अगर सोल्व आउट करेंगे तो अपने पास मोलर मास ऑफ प्रोटीन आ जाएगा एंड दैट इज अप्रोक्स 61039 के करीब आ जाएगा, यानी 61,039 ग्राम पर मोल, यानी दैट इज द मोलर मास ऑफ प्रोटीन जिसका आपका ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन था। तो किसी मैक्रोमोलिक्यूल्स या किसी भी बायोमोलिक्यूल्स का मोलर मास यूज करने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर को यूज करेंगे हम। तो इससे रिलेटेड देखो हमें न्यूमेरिकल भी सोल्व आउट करने हैं। या तो हमसे ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ सकता है या हमसे क्या पूछेगा? वेट। नहीं, जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर या क्या पूछा जाता है हमसे? मोलर मास। और जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड या तो प्रेशर इक्वेशन में पूछा जाता है या किसी बायोमोलिक्यूल्स या मैक्रोमोलिक्यूल्स का हमसे मोलर मास पूछा जाता है। अब देखो इसी में एक्सप्लेन करने एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, हमसे क्वेश्चन पूछ ले थ्योरेटिकली कि एक्सप्लेन
osmotic pressure is a कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो ये सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे एक जनरल क्वेश्चन बनता है। सेम वे में हमने आंसर भी दे देना है। हम लिखेंगे कि वी नो दैट हम सभी को क्या पता है, जैसे अभी कैलकुलेट किया था पाई इज इक्वल टू सी आर टी। हम यहाँ लिखेंगे आर एंड टी इज कांस्टेंट, तो हम क्या बोल सकते हैं, पाई इज प्रोपोर्शनल टू सी। और अगर हम ये कहें कि C इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, तो अपना यही जो डाटा है इसको कैसे राइट अप कर सकते हैं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड दैट इज एक्सप्लेन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ राइट अप कर सकते हैं इस डाटा से कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डिपेंड ओनली ऑन number of mole of solute and independent of nature of solute used. So it is a colligative properties, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन यही लिखी थी जो मोल्स पे डिपेंड करे, अमाउंट पे डिपेंड करे और किस पे डिपेंड ना करे, नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड एक हमने और सोल्व आउट करना है कि इसमें बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर एक थ्योरेटिकली क्वेश्चन और बनता है हमारे पास एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जनरली 1 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही, जिसमें से ये आपकी जनरली अगर हम एनडीए या जनरल कंपटीशन की बात करें वहां से क्वेश्चन बन जाता है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस, या हम कहें इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑस्मोसिस इन जनरल प्रोसेस, या क्या कहें फिनोमिना इन्वॉल्व ऑस्मोसिस। अब इससे रिलेटेड देखो या तो बायोलॉजिकल यानी प्लांट्स और एनिमल में, या जनरल लाइफ से रिलेटेड अगर हम फिनोमिना देखें, इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर। तो जनरली अपना जो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे वो देखो कहाँ बन सकते हैं। अगर बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करते हैं हम पहले यूजफुल देखते हैं ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है। तो फर्स्ट वन देखें कि अपने प्लांट्स के अंदर जो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है फ्रॉम सोइल, हम ये कहें प्लांट्स रूट अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सोइल ड्यू टू ऑस्मोसिस। या हम क्या कह सकते हैं, देखो एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, एक सेल से दूसरी सेल के अंदर वाटर्स का या मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स का जो मूवमेंट होता है वो भी किसकी वजह से हो रहा है, ऑस्मोसिस की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम one cell to another किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू ऑस्मोसिस, वेदर इट इज प्लांट सेल और एनिमल सेल। हमारी बॉडी में भी पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी की सेल के अंदर न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट किसकी वजह से हो रहा है, ऑस्मोसिस की वजह से। या प्लांट्स के अंदर देखें कि रूट्स सोइल में से मिनरल्स और वाटर को अब्जॉर्ब करके और टिप ऑफ द प्लांट्स जैसे यूकलिप्टस जैसे लंबे लंबे प्लांट्स की बात करें या बेनियन ट्री जैसी जिसके ह्यूज साइज होती है, उसमें ईच एंड एवरी सेल्स न्यूट्रिएंट्स मिनरल कहाँ से गेन करती है, रूट सेल से, और किसके द्वारा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा ही।
इसी तरह से अगर हम यहाँ कंसीडर करें, जो ट्रांसपोर्टेशन जितना हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ऑस्मोसिस की वजह से। अब इसकी वजह से कुछ हम अगर देखें, ये तो अपने कॉमन डेली लाइफ से रिलेटेड है, इस अपनी डेली लाइफ में रिलेटेड ऑस्मोसिस के नुकसान भी हो जाते हैं। और ये अगर हार्मफुल इफेक्ट देखें हम इसके, तो हार्मफुल इफेक्ट भी एक क्वेश्चन बन जाता है जनरली, ये कहें इफ प्लांट सेल प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ डाइल्यूट सॉल्यूशंस, और हम ये कहें कि इनप्योर वाटर। देखो अगर प्लांट सेल की बात करें तो उसमें सेल सेप होगा, न्यूट्रिएंट की मात्रा कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन में रख दिया। तो जैसे ही प्लांट सेल्स को अगर हम ये मान के चलें, उसकी सेल वॉल को रिमूव करके किसी भी हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में या वाटर के अंदर प्लेस करेंगे, तो हमें पता है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, और सेल के अंदर वाटर इंटर कर जाएगा, और जैसे ही वाटर इंटर करेगा तो सेल की साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अब लिविंग चीज है, इसकी सेल मेम्ब्रेन ये तो है ही नहीं, प्लास्टिक की तरह रबड़ की तरह इंक्रीज हो जाएगी, और इसकी वजह से जो अपनी प्लांट सेल थी, प्लांट सेल्स क्या हो जाएंगी, स्वेल अप, और इवन क्या हो जाएगी, ये रैप्चर्ड हो जाएगी। तो ये क्या हो गया, इसका हार्मफुल इफेक्ट। अगर किसी प्लांट सेल या एनिमल सेल्स को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन में प्लेस कर देंगे, तो उसमें से ऑस्मोसिस की वजह से स्वेलअप होके वो सेल क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी। इसी तरह से अगर अपोजिट ले लें, इफ प्लांट सेल प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, देखो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं तो हम ये कहें कि हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यूज कर लिया, जैसे हमने कल डिस्कस किया था। और अगर हम ये कहें कि किसी प्लांट्स और एनिमल सेल को अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख ले, कंसंट्रेटेड मींस हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यूज कर लिया है। अगर प्लांट सेल को हाइपरटोनिक में लिखेंगे, हाइपरटोनिक मीनिंग जिसके अंदर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसकी वजह से क्या बन जाएगा अपना, अगर इसको हम प्लेस करें, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अपनी ज्यादा है, इसके अंदर कोई भी सेल हमने राइट अप की, तो यहाँ सेल में से वाटर लीक आउट करेगा या जो भी सॉल्वेंट इसके अंदर है, जिसकी वजह से इसकी साइज क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। यानी यहाँ क्या हो जाएगा, सेल विल श्रिंक, और श्रिंक हो जाएगी तो भी प्लांट्स और एनिमल सेल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं अपने कॉमन लाइफ में, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो यानी प्रोसेस या फिनोमिना रिलेटेड टू ऑस्मोसिस कौन कौन से प्रोसेस है, प्रोसेसेस रिलेटेड टू ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस से रिलेटेड कौन कौन से प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं। देखो अगर एक फर्स्ट वन कहें तो हमसे सिंपली बोल दिया जाता है हीमोलाइसिस, या इसी को हम क्या बोले, कैरिनेशन। अब ये क्या टर्म हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है जनरल, व्हाट इज हीमोलाइसिस एंड कैरिनेशन। हीमोलाइसिस या कैरिनेशन हम किसको कहेंगे, देखो लाइसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन। तो जैसे अभी हमने पढ़ा था कि हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने से प्लांट्स और एनिमल सेल के अंदर चेंजेस आते हैं, तो जैसे ही प्लांट सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, वेदर प्लांट्स और एनिमल सेल, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो स्वेल अप और रैप्चर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, उस प्रोसेस को हीमोलाइसिस बोलते हैं। यानी सेल सेप के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से वो रैप्चर्ड हो जाती है, और लाइसिस मीन क्या होता है, ब्रेक डाउन। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कैरिनेशन। तो क्या बोलेंगे हम, ये ऑस्मोसिस से रिलेटेड क्या है, व्हेन प्लांट सेल प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन
जैसे ही किसी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, देखो जो भी आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में प्लेस्ड किया हमने, तो इसके अंदर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल था वो क्या करेंगे, इंटर कर जाएगा, और इंटर करने से इसकी जो साइज थी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो साइज देखो, अगर कोई प्लांट या एनिमल सेल ले रहे हैं तो मेम्ब्रेन तो ग्रो तो कर नहीं सकती, और एक पर्टिकुलर साइज के बाद क्या हो जाएगी, वो रप्चर्ड हो जाएगी। और इसी की वजह से यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है, यानी इसके अंदर लेट हम मान लेते हैं कि हमने वाटर एक्वा सॉल्यूशन ले रखा है, और ये जो कोई भी हमने मान लो प्लांट सेल यूज कर ली है, ये प्लांट सेल क्या होगी है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंटर इन सेल सेप, और ये क्या हो जाएगी, स्वेलअप, और स्वेलअप होने की वजह से ये क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर साइज वॉल्यूम के बाद रैप्चर्ड हो जाएगी, और ये रैप्चर्ड एंड स्वेलअप प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं हम, हीमोलाइसिस। यानी if plant cell or animal cell placed in hypotonic solutions then endoosmosis take place। देखो इस पूरे प्रोसेस को अगर डिफाइन करें हम, किसी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे देन एंडोस्मोसिस टेक प्लेस। हम यहाँ क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस मीन्स solvent molecule move inside the cell through semi permeable membranes या through plasma membrane, इसलिए इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, कैरिनेशन। तो इसको शॉर्टली क्या राइट अप कर सकते हैं, प्रोसेस in which if plant cell placed in hypotonic solution then endoosmosis take place and cell swell up, and that process of endoosmosis is known as hemolysis or कैरिनेशंस। दैट आर मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म। देखो इसी से रिलेटेड एक टर्म और हम स्टडी करते हैं कि एंडोस्मोसिस की वजह से इसके अंदर क्या हो गया है, वाटर की एंट्री हुई है, तो एंट्री की वजह से सेल जैसे ही स्वेल अप होगी, तो एक प्रोसेस हम और स्टडी करते हैं एंड दैट इज टर्गर। अब ये हम एक्सप्लेन कर लें व्हाट इज द टर्गर। तो टर्गर क्या है, प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है, जैसे ही वाटर सेल के अंदर इंटर किया तो सेल सेप के अंदर जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उसके अंदर सेप सेल की वजह से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, दैट प्रेशर इज नोन एज टर्गर। यानी टर्गर क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल सेप क्रिएटेड ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। किसके ऊपर लग रहा है, ऑन द सेल मेम्ब्रेन, एंड दैट प्रेशर इज नोन एज टर्गर। यानी जैसे ही आपकी ये जो नॉर्मल सेल हम कंसीडर कर रहे हैं, इसके अंदर एंडोऑस्मोसिस होने की वजह से ये स्वेलअप हो गई है, और स्वेलअप होने से इसके अंदर जो प्रेशर क्रिएट हो गया है, किसकी वजह से, इस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट की वजह से, और ये यहाँ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट सेल मेम्ब्रेन पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन विल रप्चर एंड स्वेल अप होने की वजह से वो फट जाती है। उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। देखो इससे रिलेटेड अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन भी है, और ये प्रोसेस भी हमारी बॉडी के लिए क्या हो जाता है, हार्मफुल। मेरी देखो कहीं हमारी नहीं, जो साल्टी फूड खाते हैं
एक डिजीज हो जाती है, दैट इज एडिमा। एडिमा क्या है? एक एनईजी डिजीज कंडीशन है। अगर जो पर्सन साल्टी फूड लेते हैं या खाने में ज्यादा नमक लेते हैं, उनके अंदर सेल के अंदर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और जिससे क्या होगा? मूवमेंट ऑफ वाटर या सोलवेंट हो जाता है। यानी एडिमा क्या है? एनईजी कंडीशंस किसके अंदर होती है? इन those person who take more salt or salty food. Due to which concentration of cell sap increase and water molecules enter in cell or we can say tissue cells, और ये भी कह सकते हैं, और we can say in between cells, and that causes, इसकी वजह से उसके अंदर क्या होती है? स्वेलिंग आ जाती है। that causes swelling or you can say buffiness in tissue, and that buffiness and swelling condition is known as edema। साल्टी फूड खाने वाले के अंदर टिश्यूज के अंदर वाटर की एंट्री की वजह से या इन बिटवीन सेल्स उसके अंदर क्या होती है? बैफीनेस एंड स्वेलिंग आ जाती है, एंड दैट बैफीनेस एंड स्वेलिंग कंडीशन इज नोन एज इडिमा, एंड दैट आर मोस्ट इंपोर्टेंट। ये आपने ध्यान रखना है अपनी डेली लाइफ में भी और अपनी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए भी। अब देखो इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन और बन जाता है। अगर हम देखें, ये आपने 3 कंडीशन ध्यान रखनी है। इसी से रिलेटेड बाकी बायो के ड्रम में कई बार बोल देते हैं प्लाज्मोलाइसिस या डीप्लाज्मोलाइसिस। ये 2 वर्ड्स भी अगर ध्यान रखें तो अच्छी बात है। एक वर्ड यूज करते हैं हम प्लाज्मोलाइसिस और एक वर्ड यूज कर लेते हैं इसी के लिए अपोजिट है डीप्लाज्मोलाइसिस। बस थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है, प्लाज्मोलाइसिस कब होगा? अगर किसी भी, देखो अगर हम एग्जांपल ले लें, हमने एग ले लिया है और एग कैसा लिया है? विदाउट आउटर सेल, और इस विदाउट आउटर सेल के एग को आपने अगर किसके अंदर प्लेस कर दिया, या हम प्लेस कर देते हैं इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? यहां से वाटर लीक आउट हो जाएगा, और अगर वाटर लीक आउट हो जाएगा तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगी? अभी श्रिंक हो जाएगी, और इसकी वजह से यहाँ अगर देखेंगे कि अगर एग सेल विदाउट आउटर सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, देन क्या हो जाएगी? एग विल श्रिंक, और इस श्रिंक को ही क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मोलाइज्ड। क्या हो जाएगा? ये प्लाज्मोलाइज्ड। ऐसे ही अगर हम एग्जांपल दें, अगर हम ग्रेप्स को, जैसे हमने एग सेल का एग्जांपल लिया है, ये भी बोल सकते हैं अगर हम ग्रेप्स को, इफ ग्रेप्स प्लेस्ड इन सुगर सॉल्यूशंस, तो ये भी क्या हो जाएंगे? प्लाज्मोलाइज्ड। और इससे जस्ट अपोजिट क्या है? अगर हमारे पास ये कहें, हमारे पास किशमिश है, या हम ये कहें प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, अगर किशमिश या प्लाज्मोलाइज्ड सेल को अगर हम क्या करें? प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, या हम ये कहें
इन प्योर वाटर, तो ये वापस क्या हो जाएंगे, अभी स्वेल अप हो जाएंगे, या कहें कि किशमिश से वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रेप्स के अंदर। यानी किसी भी अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हम प्लेस करेंगे, मान लो आपने किशमिश को यहाँ प्लेस कर दिया, अब इस केस में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल इंटर कर जाएंगे और इसके अंदर क्या हो जाएंगी, ये स्वेलअप करके जो हमारे पास किशमिश है वो किस में चेंज हो जाएंगे, ग्रेप्स के अंदर। तो ये प्रोसेस भी क्या हो गया आपका, जस्ट अपोजिट्स। प्लाज्मोलाइसिस मीन्स क्या होगा, यहां प्रोसेस कौन सा हो रहा है, एक्सोऑस्मोसिस। और अगर कहीं की डीप्लाज्मोलाइसिस है तो डीप्लाज्मोलाइसिस में क्या हो रहा है, एंडोऑस्मोसिस, यानी प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स अगेन रिटेन देयर शेप एंड दिस टू प्रोसेस वी जनरली यूज। अब इससे रिलेटेड ये पूछ लेते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर्स कब यूज करते हैं हम और किसके लिए अच्छा है। तो जनरली ये पूछे, देखो एक क्वेश्चन हमें जनरली याद रखना है, फॉर कैलकुलेटिंग या हम कहें फॉर फाइंडिंग मोलर मास ऑफ unknown solute, we used RLVP, elevation in boiling point or depression in freezing point, because these processes are easy to calculate। ये कहे कि क्यों यूज करते हैं, because these processes are easy and we easily calculate the molar mass। लेकिन यह क्वेश्चन बनता है which colligative properties best for finding molar mass of प्रोटीन या सिंपल कहे बायोमोलिक्यूल्स, या फिर किसका निकालना हो हमने, पॉलीमर्स और एनी मैक्रोमोलिक्यूल। अगर किसी पॉलीमर या मैक्रोमोलिक्यूल्स का आपने मोलर मास फाइंड आउट करना है तो हमसे क्वेश्चन बनता है कि विच इज बेस्ट प्रोसेस आउट ऑफ 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो हम यहाँ कौन सा सिलेक्ट आउट करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये कहें कि ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट क्यों है, तो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे कि हमारे लिए बेस्ट क्यों है ऑस्मोटिक प्रेशर, बिकॉज ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर इजीली फाइंड एट रूम टेम्परेचर। अगर इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं रूम टेम्परेचर पे, और यहाँ जो वेरिएशंस आता है वो भी क्या आता है, नेग्लिजिबल्स। और इसमें क्या कर सकते हैं, वी इजीली फाइंड लेसर कंसंट्रेशन, या फिर हम ये कहें कि डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर आपको दे रखा है तो इजीली फाइंड लेसर कंसंट्रेशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन के सॉल्यूट मोलर मास। और अगर हम यहाँ स्टडी करें तो इसको रूम टेम्परेचर पे स्टडी कर लेते हैं, और इसमें क्या यूज करते हैं हम, वी यूज्ड मोलरिटी इन प्लेस ऑफ मोलरिटी और मोल फ्रैक्शंस।
तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो इससे रिलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर पे थ्योरेटिकली क्वेश्चन भी बनते हैं, यानी 50% चांसेस थ्योरेटिकल क्वेश्चन के रहते हैं, और कंपटीशन एग्जाम में अगर देखें तो हमारा कहाँ से बनता है, थ्योरेटिकल व्यू से। ओके स्टूडेंट, ये सब आपने सोल्व आउट कर लेना है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे एंड थैंक यू।